हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ महक राना। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल की वीडियोस में मैंने आपको कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज लास्ट पार्ट है इसका हिंदी का। फिर इसके बाद हम कल की वीडियो में आपके इंग्लिश के लेकर आएंगे और फिर ऐसे ही ट्वेल्थ की हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने कल की वीडियो में बोला था आपसे कि मैं आपके लिए बताऊंगी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो आप याद कर सकते हो। तो मैं 2 श्लोक लेकर आई हूँ जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और आप वीडियो को खूब प्यार देना। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिलहाल चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लास्ट टॉपिक जो है वो बता देती हूँ जी। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, संस्कृत में हमारे लेखक या कवि नहीं दिए जाते। इसमें हमारे पास चैप्टर होते हैं, जैसे कि इसमें। तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से हमारा गद्यांश बनकर आएगा और यहीं से हमारा पद्यांश बनकर आएगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने साथ में ही लिख दिया था महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। तो ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों से ही आ सकता है। और जैसे कि आपको पता तो होगा संस्कृत में कैसे लिखते हैं। पहले हमारा वो होता है संदर्भ और फिर उसका अर्थ। इसमें तीसरा प्रश्न नहीं होता या फिर कुछ और नहीं होता। इसमें संदर्भ को जैसे लिखा जाता है वैसे ऐसे लिखते हैं। तो जो इसमें संदर्भ लिखा जाता है वह इस टाइप से लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में दिए गए पाठ वाराणसी से लिया गया है या फिर भारतीय संस्कृति से लिया गया है। इस तरीके से इसमें लेखक या कवि नहीं होते। तो इसको बस डायरेक्ट इतना ही लिखा जाता है और फिर इसका हम अर्थ लिखते हैं। जैसे कि आपको इसका अर्थ पता होता है इसकी संस्कृत का, तो इसके बाद वो लिखा जाता है। तो आप इन दोनों चैप्टर के अर्थ और वो अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो आपका इसमें से गद्यांश भी बनकर आ सकता है और इसमें से वो। तो मैंने साथ में इसलिए लिखा था महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश। तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को ही अच्छे से पढ़ लेना। और आई होप सो कि आपने पुरानी वीडियोस में जो मैंने टॉपिक बताए थे उनको भी तैयार कर लिया होगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वह इस टाइप से आएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि खंड काव्य आएगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट के उस पर होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य अलग अलग होता है। तो जो पेपर में लिख कर आएगा, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी ये किस तरीके से लिख कर आएगा। तो वह इस तरीके से लिख कर आएगा कि पठित अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ अपने पठित इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में वो डिसाइड होगा वो वाला खंड काव्य। जैसे कि जब मैंने ये एग्ज़ाम दिए थे तो हमारे यहाँ मुक्ति दूत था, तो मैंने इसको ही अच्छे से लिखा था। तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सा है। तो मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। तो कुछ क्वेश्चन स्टेप्स लिख कर आएंगे कि मान लीजिए आपके यहाँ भी मुक्ति दूत है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो किस टाइप से लिख कर आएगा, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। या तो आपको चरित्र चित्रण करना होगा या फिर मुक्ति दूत का ही खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथनांक अपने शब्दों में लिखें। इन दोनों में से आपको कुछ एक करना होगा, जो भी आपको इजी लगे या जो जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो आप उसको ही लिख देना। पर लिखना आपको मुक्ति दूत का ही है। आप ये नहीं कि किसी और डिस्ट्रिक्ट का लिख के बैठ जाओ, तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इसमें चॉइस होती है, या तो आप उसका चरित्र चित्रण लिख दो या फिर चतुर्थ सर। और हाँ, एक बात और, यहाँ चतुर्थ के अलावा प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ भी आ सकता है। तो आप वो बात ध्यान रखना। अगर आपके पास ये नोट नहीं है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी आपको। पर हाँ, आपको लिखना अपने डिस्ट्रिक्ट पर ही है, वो आपके ऊपर है कि आप चरित्र चित्रण लिखो या फिर इसका सर। वैसे मेरी मानो तो चरित्र चित्रण लिख देना, क्योंकि उसमें वो आप पूरा भी लिखते हो और उसमें आपको पता भी होता है प्रॉपर तरीके से। इसमें चतुर्थ सर्ग में आप आधा डिफाइन करोगे तो हो सकता है आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, तो चरित्र चित्रण ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं फिर भी एक दूसरा बता देती हूँ कि दूसरा खंड काव्य, जैसे कि इसमें मुक्ति दूत है और दूसरा एक हमारा है वो है, तो दूसरा हमारा है ज्योति जवाहर। तो इसमें ये भी इस टाइप से लिख कर आएगा, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए। या तो आपको ये करना होगा या फिर आप चाहो तो ये कर सकते हो, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। तो बस वही है कि अगर आपका ये है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो आप ये लिखें। ऐसे ही जितने भी खंड काव्य हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सबके अलग अलग हैं, तो वो आपको पता होगा कौन सा है। तो आप मैं बता देती हूँ आपको कि इस टाइप से आएगा। या तो आपका उसका कोई सर्क लिखने को बोल देगा या उसकी कथा वस्तु, या फिर चरित्र चित्रण लिखने को बोल देगा।
वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना पसंद करोगे। तो इस टाइप से आएगा। अगर और भी खंड काव्य हैं, मैंने आप फिलहाल 2 का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी अगली चीज़ है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं 2 महत्वपूर्ण श्लोक लाऊंगी, तो मैं 2 महत्वपूर्ण श्लोक ला चुकी हूँ। जैसे कि लिख कर आता है, अपने याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए, तो वो आपको लिखना ही है। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा अगर आप बिल्कुल ऐसे लिखते हो जैसे मैंने आपको लिख के दिया है। तो पहला श्लोक हमारा ये है। ये भी 2 लाइनों का श्लोक, सिर्फ 2 या 4 लाइनों का होता है, तो आप ये वाला लिख सकते हो। अगर आपको ये भी समझ में ना आए तो मैं आपको सेकंड वाला दिखा देती हूँ कि आप सेकंड वाला कौन सा लिख सकते हो। तो आप एक ये लिख सकते हो। तो ये दोनों ही जो भी आपको ईजी लगे तो आप वो कर सकते हो। तो एक श्लोक ये है, एक श्लोक ये है। आप फिलहाल दोनों याद करना, क्योंकि हो सकता है जब संस्कृत पद्यांश का अर्थ लिखने को आता है तो इन दोनों में से कोई एक आ जाए। तो मान लीजिए आप ये वाला एक याद करके चले गए और यही संस्कृत में पद्यांश के लिए आपको अर्थ बताने के लिए आ गया। सॉरी, आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि उसको इग्नोर करना। तो मान लीजिए आप ये याद करके गए हैं और इसी का अर्थ लिखने को आ गया, तो आप फिर इसको याद किए हुए श्लोक में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फिर एग्जामिनर बोलेगा कि आपने चीटिंग करी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको 2 श्लोक याद करके जाने चाहिए। या तो आप ये दोनों याद कर लीजिएगा, इन दोनों में से अगर एक भी आ गया अर्थ वो बताने के लिए तो आप दूसरा लिख सकोगे आराम से। और मेरे हिसाब से दोनों ईजी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे पहले मैं आपको काफ़ी टॉपिक बता चुकी हूँ। फिर लास्ट आपका है 20 MCQ। तो ये तो आपको वहीं पता चलेंगे। तो MCQs पर फिलहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जब आप बैठोगे वहाँ तो वही होंगे। फिलहाल मैं आपसे इतना बोल देती हूँ कि जो पहले रस छंद वगैरह लिखने को आते थे आप उसको देख लेना एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपने भाई का जो एग्ज़ाम पेपर देखा था उसमें बहुविकल्प में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, अगर आप ध्यान से पढ़ जाते हो तो। उसमें क्वेश्चन इस टाइप से थे कि जैसे कि करुण रस हमारा दुख का होता है, तो उसमें ये था कि करुण रस में क्या है। करुण रस अगर कहीं कविता में जहाँ दुख का भाव हो तो वहाँ कौन सा रस होता है, इस टाइप से उसमें दिया गया था। कविता में जहाँ दुख का भाव हो वहाँ कौन सा रस होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार। तो इस टाइप से दिए गए थे। तो आपको तो पता है जहाँ कविता में दुख का भाव हो वहाँ करुण रस ही होता है, तो वहाँ पे इसने मतलब उसको टिक कर दिया था। तो इस टाइप से ही आ सकते हैं। अब बहुविकल्प फिलहाल आपको मैंने जो बताया है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बहुविकल्प की भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी। फिलहाल कल आपकी ही क्लास की 10th यूपी बोर्ड की इंग्लिश की वीडियो आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर नए हो तो। और बस पढ़ाई कीजिए, जल्दी ही आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और अपना बेस्ट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।